नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बीएससी सेकंड सेमेस्टर थर्मोडायनेमिक्स पार्ट ए आप पढ़ रहे हैं अपने पेपर का। और इसमें मैंने लास्ट क्लास में आपको जो कराया था वहां तक आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लिया होगा। आइए, साइक्लिक प्रोसेस मैंने लास्ट क्लास में कराया था और साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे कितना होता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम के द्वारा वो भी मैंने आपको बताया था। और एक उसके ऊपर एक क्वेश्चन मैंने करा दिया था कि साइक्लिक प्रोसेस में मैंने बताया था यदि डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो कर्व की तो वर्क डन कैसा होता है पॉजिटिव, और यदि डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो वामावर्त, ठीक है, कर्व की डायरेक्शन यदि एंटी क्लॉकवाइज हो तो फिर वर्क डन कैसा होता है नेगेटिव। उसके बेस पर मैंने एक क्वेश्चन आपको करा दिया था, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं सारी चीज़ें जो शुरुआत से मैंने पढ़ानी स्टार्ट की हैं, है ना। तो आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में कि समझ में आता है या कोई, है ना, बात नहीं समझ में आती है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो, ठीक है। और अपने साथ के स्टूडेंट्स तक भी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए, है ना भाई। सभी का होना चाहिए, है ना, सभी का हित, अपने हित में सभी का हित शामिल होना चाहिए, ठीक है। कहते हैं ना सबके भले में ही अपना भला है ना। देखो, तो मैं बात कर रहा था थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में चलो नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो फिर, है ना, आप वहाँ तक अच्छे से पढ़ लिया होगा। नेक्स्ट हेडिंग डालो। आज पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी, पढ़ लेते हैं। हमें पढ़ना है आज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उससे पहले, है ना, एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे। हेडिंग डालो इंटरनल एनर्जी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, और सिस्टम कौन सा है? थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो पूरा लिख दो चाहे, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम। इसे हिंदी में कहते हैं किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा, ठीक है। निकाय की, सिस्टम यानी निकाय, और इंटरनल एनर्जी होती है आंतरिक ऊर्जा, ठीक है जी। तो किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा यानी इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम की बात करनी है। तो देखो बेसिकली तो ये क्या है, इंटरनल एनर्जी जो है ना वो टोटल एनर्जी ही है। इंटरनल एनर्जी किसी सिस्टम की वो क्या है? टोटल एनर्जी। और आप जानते हैं टोटल एनर्जी क्या होती है भाई? काइनेटिक एनर्जी, है ना, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यही क्या है? इंटरनल एनर्जी है किसी सिस्टम की, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो बेसिक बात तो यही है। द इंटरनल एनर्जी, है ना, लिख लो आप। द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज, क्या है ये? सम है, योग है। इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आ रही है? यानी किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा, ठीक है, उस निकाय की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये इंटरनल एनर्जी होती है किस सिस्टम की। और देखो ये किन किन रूपों में रहती है। तो एक तो मैंने बताया क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो एक तो है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जैसे कोई गैस है भाई, सिस्टम क्या है, जैसे गैस, तो गैस में क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं की स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा क्यों है भाई? गतिज ऊर्जा क्यों होती है मॉलिक्यूल्स में? क्योंकि, है ना, काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है? क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो गति करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं, रैंडम मोशन, ठीक है, इस तरीके से, पता है ना। तो इस तरीके की गति होती रहती है, यादृच्छिक गति कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं रैंडम मोशन। ये अपनी इच्छा से कोई अणु इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो मॉलिक्यूल्स में, गैस के अणुओं में गति होती है, मोशन होती है। इसी कारण उसमें एनर्जी कौन सी होगी? सिस्टम यानी गैस के मॉलिक्यूल्स में एनर्जी कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, यानी गतिज ऊर्जा। बात क्लियर है? और देखो पोटेंशियल एनर्जी क्यों होगी? क्योंकि देखो जो गैस होती है उसके अणुओं के बीच, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच एक फोर्स वर्क करता है, एक बल कार्य करता है। उस बल को कहते हैं अंतरा आणविक बल,
और इंग्लिश में कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है। और ये फोर्स अट्रैक्शन का होता है, आकर्षण का बल होता है ये। तो पोटेंशियल, ठीक है, तो आकर्षण का बल लग रहा है अणुओं के बीच आपस में, है ना। अट्रैक्शन फोर्स है मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स लग रहा है, तो एक दूसरे को बांधे रखेंगे ना, एक अणु दूसरे अणु से बंधा रहेगा उस बल के द्वारा, उस फोर्स के द्वारा। तो बंधा हुआ है पूरा एक सिस्टम। तो जहाँ पे चीज़ें बंधी हुई होती हैं, रेस्ट की बात आती है ना, ठीक है, बंध के रहने की बात आती है, वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की बात आती है, स्थिति ऊर्जा की बात आती है, ये बात आप समझते हो, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स में है वो किसके कारण है, मैंने बताया ड्यू टू इंटरमोलिकुलर, है ना। इंटर दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है इंटर, एक होता है इंट्रा, ठीक है। चलो दोनों के बारे में बताऊंगा अभी। इंटरमोलिकुलर, है ना, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, अंतराण्विक आकर्षण बलों, बल के कारण अणुओं के बीच स्थितिज ऊर्जा। बात समझ में आई। इंटर का अर्थ क्या है, जब दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स के बीच लग रहा है फोर्स, तो उसे इंटरमोलिकुलर कहते हैं, ठीक है। और जब फोर्स लगता है एक ही मॉलिक्यूल के भीतर, दो एटम के बीच लग जाए, जैसे डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, द्विपरमाणु अणु, तो उसके भीतर यदि लग रहा है, ठीक है, तो उसे कहेंगे इंट्रामोलिकुलर फोर्स। इंट्रामोलिकुलर का मतलब है एक ही मॉलिक्यूल के भीतर, है ना, इनसाइड। और इंटरमोलिकुलर यानी दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स। अंतर समझ में आया, ठीक है। जैसे कि एक वर्ड होता है इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल रिलेशन एक जैसे वर्ड है, तो रिलेशन कैसा है, संबंध कैसा है, इंटरनेशनल यानी बहुत सारे नेशंस के बीच है ना, बहुत सारे राष्ट्रों के बीच है, हिंदी में कहते हैं अंतरराष्ट्रीय। तो जो मैंने वर्ड बताया ना इंटर, वो आता है दो या दो से अधिक के बीच, है ना। तो इंटर का अर्थ क्या है, दो या दो से अधिक के बीच, और इसका हिंदी में बोलते हैं अंतर, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल, ठीक है। अंतर आणविक, इंटरमोलिकुलर, बात समझ में आ रही है। और दूसरा जो बोला मैंने इंट्रामोलिकुलर, है ना, जब एक ही अणु के भीतर लगे बल, फोर्स, तो इंट्रा बोला है ना, इंट्रा, तो इंट्रा का हिंदी में है अंतः, अंतः अणुक बल, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है। इंटर, ठीक है, इंटर और इंट्रा का ये अंतर समझ गए ना। तो इंटर का क्या अर्थ है, जब दो या दो से अधिक अणुओं के बीच यानी मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स लगे तो इंटरमोलिकुलर, और इंट्रामोलिकुलर जब एक ही मॉलिक्यूल के भीतर दो, उसके दो एटम के बीच, है ना, फोर्स लगे, ठीक है। इसे कहते हैं अंतरा आणविक, इसे बोलते हैं अंतर आणविक, और उसे बोलेंगे अंतः आणविक, ठीक है। चलो, तो दूसरा मैंने समझाया इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लगते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच, तो उसके कारण क्या रहती है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है जी। बात समझ में आई। और देखो, यदि जो मॉलिक्यूल है, जो अणु है, वो बहुपरमाणुक हो, यानी वो क्या बोलते हैं, पॉली एटॉमिक हो। कैसा हो, पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक का मतलब क्या है, बहुपरमाणुक, यानी इसमें जो एटम है वो दो या दो से अधिक हैं, परमाणु दो या दो से अधिक हैं, ठीक है। तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक टाइप की काइनेटिक एनर्जी और होती है, उसे बोलते हैं वाइब्रेशनल, ठीक है, कंपन वाली, एंड रोटेशनल। ये आप पढ़ेंगे उसमें, जो गैसों का अणुगति सिद्धांत है ना, बाद की यूनिट जो है ना, क्या क्या बोलेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसमें बताऊंगा ये, ठीक है। तो मैं कहना चाह रहा था काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स में, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में, है ना, बहुपरमाणु अणुओं में दो प्रकार की और होती है, कंपन और घूर्णन वाली, है ना। तो ये वाइब्रेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है, और किस में, ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ऑफ ना लिखो, इन लिख लो चाहे, ठीक है। कहाँ होती है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है। यानी मेरे कहने का मतलब है इंटरनल एनर्जी जो है ना, इन तीन रूपों में, है ना, होती है, जो क्या कहलाती है,
इंटरनल एनर्जी कहलाती है किसी सिस्टम की। तो किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो है 3 रूपों में पाई जाती है। पहला रूप उसमें से क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, यानी अणुओं की गतिज ऊर्जा। दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ड्यू टू इंटर मोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, तो यानी ठीक है अंतरा आणविक बल के कारण अणुओं की स्थितिज ऊर्जा। और तीसरा है वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी बहुपरमाणु अणुओं में, ठीक है, बहुपरमाणु अणुओं में कंपन तथा घूर्णन की गतिज ऊर्जा। वाइब्रेशन यानी कंपन, रोटेशन यानी घूर्णन, ठीक है। तो ये है इंटरनल एनर्जी किसी सिस्टम की। और देखो एक वर्ड आपने सुना होगा आइडियल गैस। आइडियल गैस जानते हो क्या होती है? आइडियल गैस ये भी पढ़ाएंगे आपको। आइडियल गैस थोड़ा सा अब यहाँ सुन लो। आइडियल गैस होती है आदर्श गैस, पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में आदर्श गैस। तो देखो आदर्श गैस कैसी होती है, आइडियल गैस कैसी होती है? वे गैसें जो बायल तथा चार्ल्स के नियमों का पालन करती हैं, क्या कहलाती हैं? आदर्श गैस कहलाती हैं, ठीक है। वे गैसें जो बायल तथा चार्ल्स के नियमों का पालन करती हैं। बायल का नियम क्या है ना, जानते होंगे, पढ़ा होगा आपने 11th में, पढ़ाएंगे आगे। देखो थोड़ा सा मैं बता दूं, बायल का नियम ये है, ये वाला है ना, और चार्ल्स का नियम ये है, ये वाला, ठीक है। यानी जो दाब है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, मतलब जो प्रेशर है वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दाब आयतन की व्युत्क्रमानुपाती है और आयतन ताप के समानुपाती है, ठीक है। वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बायल का नियम, ये चार्ल्स का नियम, ठीक है। तो बायल और चार्ल्स के नियमों का जो गैस पालन करती है उसे आइडियल गैस कहते हैं, आदर्श गैस कहते हैं। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि मान लो ये जो सिस्टम है, सिस्टम क्या है? गैस। तो मान लो जो गैस है यदि आइडियल गैस हो, तो एक बात ध्यान रखना, जो आइडियल गैस हो ना तो उसमें फिर ये वाली एनर्जी नहीं होगी। इंटरनल एनर्जी में ये 3 एनर्जी शामिल होती है, 3 टाइप की एनर्जी, तो फिर इंटरनल एनर्जी में ये वाली एनर्जी शामिल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है मॉलिक्यूल्स के बीच। मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी कब है? जब इंटर मोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, यानी गैस के भीतर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो अणु हैं, उनके बीच आपस में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, तभी तो है ये ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन आइडियल गैस ऐसी गैसेस होती हैं, है ना, ऐसी गैस है आइडियल गैस जिसके अणुओं के बीच इंटर मोलिकुलर फोर्स नहीं लगता है, ठीक है, अंतरा आणविक बल नहीं लगता है, यानी उसके मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स नहीं है। तो जब अट्रैक्शन फोर्स नहीं है आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है उसमें ये तीनों शामिल नहीं होंगी, बल्कि 2 होंगी केवल, है ना। ये वाली एनर्जी उसके अंतर्गत नहीं आएगी। बात समझ में आई? तो ये ठीक है, मैंने आपको समझा दिया है कि इंटरनल एनर्जी किसी सिस्टम की क्या होती है। बाकी मैं इसे लिख दूंगा और बिल्कुल सारी बेसिक बातें आपकी समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। इसे मैं अपने तरीके से लिख दूंगा। बाकी मेन बातें मैंने आपको समझा दी हैं, इसकी सारी ही बातें समझा दी हैं, यही मुझे लिखना है ना। तो ठीक है, जो बातें मैं समझाता हूँ ना उन्हें माइंड में रखा करो और फिर उन्हें थोड़ा लिख दिया करो बस चीज़ों को, तो फिर आपके नोट्स तैयार हो जाते हैं। क्लियर है ना? तो व्यवस्थित तरीके से लिख करके जो बातें आपने समझी हैं तो उनकी सहायता से क्या बन जाते हैं? नोट्स बन जाते हैं। और बाकी फिर PDF नोट्स आपको मिलते ही हैं। तो मैं बार बार एक बात है ना, एक आग्रह करता आया हूँ पहले से ही, तो दोबारा कर लेता हूँ। और वो आग्रह पता क्या है? वो आग्रह ये है आपसे, मैं कहता हूँ कि क्लास के दौरान जब आप क्लास लेते हैं ना, तो फिर ऐसी क्लास ना लिया करें कि है ना लेट करके क्लास ले रहे हैं, है ना, या फिर किसी भी रेस्ट की पोजीशन में क्लास ना लिया करें, ठीक है। बहुत सारी अवस्थाएं हो सकती हैं विश्राम की मतलब, है ना। तो आप क्या हैं, बिल्कुल माइंड को तैयार रख करके, है ना, पेन और बाइंडर लेकर के क्लास करा करें, और जो भी मैं बताता हूँ वो चीज़ें अपने तरीके से नोट करते जाया करें। और फिर बाद में जब PDF नोट्स आपको मिलते हैं तो PDF नोट्स और जो क्लास के दौरान आपने नोट्स बनाए थे रफली, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से, और इसमें साथ में एक चीज़ और ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे मान लो आपके पास कोई बुक है, तो है ना, ये अच्छी स्टडी का एक मेथड है। जैसे आपके पास कोई बुक है तो आप मेरी क्लास को देखा और साथ में PDF नोट्स देखे मेरे,
साथ में कोई बुक जो है आपके पास उससे पढ़ो उस टॉपिक को ही जो मैंने आपको पढ़ाया है। और फिर तीनों में से जो चीज़ें आपको अच्छी लगे, मेरे PDF नोट्स में से क्लास के दौरान जो मेरी बातें रहती हैं, जो मैं समझाता हूँ पढ़ाता हूँ वे बातें, ठीक है। हालांकि मेरे PDF नोट्स में और क्लास में लगभग सेम ही बातें हैं, लेकिन कई बार अनायास ऐसा हो जाता है कि मान लो कुछ बातें यहाँ छूट जाती हैं क्लास में, वो PDF नोट्स में फिर जब लिखता हूँ तभी आ जाती हैं, है ना। तो कुछ उसमें एडिशनल हो सकता है, या कई बार ऐसा हो सकता है PDF नोट्स में जो चीज़ नहीं है वो कई बार यहाँ बता दी जाती है ना, वहाँ पे लिखना, है ना, माइंड से निकल जाता है। तो अपने आप में अकेला कोई भी पूर्ण नहीं होता है। तो यदि आपको पूर्णता को प्राप्त करना है ना, किसी भी चीज़ में आपको कंप्लीट होना है, तो आपको अपने स्तर पर भी थोड़ा एफर्ट करना होता है। भाई आप किसी भी एग्ज़ाम की यदि तैयारी कर रहे हो ना, तो कोई टीचर आपको 100% उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं करा सकता, ये फैक्ट है, बिल्कुल सिद्धांत है। टीचर आपकी 90% तक तैयारी करा सकता है ना, और फिर 10% 90% तो सभी को पढ़ा दिया। अब देखो टॉपर कौन बनेगा? जो अपने स्तर पे मेहनत करेगा, अपने स्तर पे चीज़ों को समझेगा, चीज़ों को ढूंढ के इकट्ठा करेगा, ठीक है। तो वो अपने आंसर को बहुत अच्छे से लिख पाएगा अन्य सभी विद्यार्थियों की अपेक्षा, है ना। तो फिर वही क्या है, वही टॉपर बन जाता है। क्लियर है ना? क्योंकि वो वाली कोटेशन तो सबने पढ़ी होगी कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, बल्कि वो हर काम अलग ढंग से करते हैं। उनका हर कार्य थोड़ा अलग ढंग का होता है। आप देखते हो सामान्य व्यक्ति भी उसी काम को कर रहा है, लेकिन जो विजेता है ना, जो सफल व्यक्ति है, वो हर कार्य को अपने एक अलग ही ढंग से करता है। तो इसी कारण तो वो सफल है। तो ये विशेष जो तरीका है मैं आपको बता रहा हूँ, सभी को मैं बता रहा हूँ, है ना। तो बस क्या है, सभी को बता तो रहा हूँ मैं, तो विशेष तरीका एक सामान्य है, सामान्य बना रहा हूँ मैं इसे, क्योंकि सभी को बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मानने वाले तो 1% ही होते हैं। भाई किसी से कोई आग्रह करो, कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति आग्रह कर ले और आपसे कहे कि ऐसा आप करो, तो उस बात को मानने वाले तो 1% लोग भी नहीं होंगे। भाई यदि आप 100 स्टूडेंट पढ़ रहे हो या मेरी बात सुन रहे हो, तो आप में से 1 या 2 मुश्किल से होगा कोई जो मैं जो कह रहा हूँ उस बात को आज से करना स्टार्ट कर देगा, है ना। क्या बात कही मैंने ये कहा कि एक तो क्लास जो है विश्राम की अवस्था में मत देखा करो, लेट करके, कमर लगा करके, है ना, रजाई में बैठकर, है ना, या फिर जो भी आपके विश्राम की अवस्थाएं रही हो, आप बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर होके बैठा करो। पेन और पेपर आपके हाथ में होना चाहिए। जो मैं बढ़ाता हूँ रफली नोट करते चला करो। कई बातें जो मैं बोलता हूँ मान लो नोट्स में भी नहीं है, यहाँ भी नहीं लिखी, तो वही चीज़ जो आपको अच्छी लगे, जैसे मैंने इंट्रा और इंटर का भेद बताया, दोनों में अंतर क्या होता है, तो वो चीज़ आप नोट कर लिया करो, ठीक है। जो चीज़ें सुनने के द्वारा आप नोट कर सकते हो, और बाकी यदि आप हाथ पे हाथ रख के क्लास देखेंगे तो फिर वो चीज़ें मिस हो जाएंगी कहीं। और फिर मैंने कहा ये जो क्लास के दौरान आप रफली नोट्स बनाते हो और साथ में वे जो PDF नोट्स हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ साथ आपके पास यदि कोई बुक है, होनी चाहिए, है ना, आ जाएंगी, ये नहीं आएंगी, आई हैं तो भी, बाकी पुरानी कोई बुक हो या जो भी, उस टॉपिक को आप कहीं अलग से भी पढ़ो, तो तीनों का मिला के कंप्लीट हो जाएगा आपका टॉपिक। और आपका टॉपिक इस तरीके से तैयार हो जाएगा कि आपका मन खुद प्रसन्न हो जाएगा कि वाकई में कितना अच्छा मैंने तैयार किए हैं अपने नोट्स, है ना। फिर आपको देख के अच्छा लगेगा। तो आत्म संतुष्टि के भाव जो है ना, पता है सबसे बड़ा सुख क्या है? सबसे बड़ा सुख पता है क्या है? सबसे बड़ा सुख है जिस दिन आप अपने कर्तव्य को भली भांति निभा लेते हैं, उस दिन आपका मन खुश रहता है। आप देखना कभी रात्रि के समय बिस्तर पर जाते हुए आपका मन बहुत खुश रहेगा यदि आपने अपने कर्तव्य को उस दिन बहुत अच्छे से निभाया है। और आपका कर्तव्य क्या है? जैसे आप विद्यार्थीगण हैं तो आपका कर्तव्य है अपने अध्ययन को सम्यक तरीके से करना, अच्छे तरीके से करना। तो यदि आप अपनी स्टडी को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं तो आपका मन प्रसन्न रहेगा। यदि आप देखो, ये बात हर किसी पे अप्लाई नहीं होगी, ये बात उस स्टूडेंट पे अप्लाई होगी जो थोड़ा भी पढ़ाई के प्रति सीरियस है। बाकी मस्तीखोर भी होते हैं, उनके लिए नहीं है, उनका तो मन बस उस मस्ती में ही मग्न है और वो उसी में खुश है, तो उनके लिए ये बात नहीं है। ये बात उसके लिए है जिसे भी पढ़ाई की और अपने कैरियर की, अपनी लाइफ की थोड़ी चिंता होती है, तो उसका मन, जैसे मैं अपना बताऊँ है ना, अपने कर्तव्य को, अपनी स्टडी को जब बहुत अच्छे से कर लेते हैं ना, तो उस दिन मन खुश रहता है। आप देखो, जिस दिन आपने जैसे मान लो सोचा कि आज इतने घंटे पढ़ना है और आप उस दिन उतने घंटे पढ़ लिए, आपने अपने गोल को पूरा कर लिया कि हाँ आज इतने घंटे पढ़ना था तो पढ़ लिया, तो आप देखना जब आप सोने जाओगे
तो आपके मन में इतनी खुशी के भाव होंगे और इतनी प्रसन्नता के भाव होंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत मोटिवेटेड फील होगा। और ऐसा लगेगा कि जैसे मान लो आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो एग्जाम फिर आपसे दूर नहीं है, आपको ऐसा फील होगा बिल्कुल, है ना। ये मैं वो बात बता रहा हूँ जो खुद मैंने अनुभव किया, या हर व्यक्ति अनुभव करता है अपनी अध्ययन काल के दौरान, अपनी पढ़ाई का जो समय होता है उसके दौरान। तो अपने मन को प्रसन्न करने का और अपने जीवन को सुखमय बनाने का सबसे बड़ा साधन क्या है? अपने कर्तव्य की जो पूर्ति है ना, उसका भली भांति निर्वहन करो आप लोग, है ना। अपने कर्तव्य को निभाओ, और आपका तो कर्तव्य केवल क्या है? अध्ययन है, स्टडी है ना। तो समझ गए होंगे आप मेरी बात, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था, तो तीनों के कॉम्बिनेशन से नोट्स बनाया करो अच्छे से, ठीक है। चलो तो हाँ, चलते हैं फिर किस पे। इंटरनल एनर्जी मैंने आपको पढ़ा दी है। अब हेडिंग डालो, हम करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैंने 0th लॉ तो करा दिया था आपको, ये कौन सा है? फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है भैया? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसे बोलेंगे हिंदी में ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। लिख लेना हिंदी वाले भी, या हिंदी मतलब जो अब भी इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो उन्हें हिंदी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वो हिंदी मीडियम से पढ़े होंगे अभी तक, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो देखो क्या है ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। देखो ये बेसिकली क्या है? ये है बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम ही है बेसिकली, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर है? ये नियम बेसिकली क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, यानी ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो क्या है? वो किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम का एक दूसरा रूप है, बस अनदर फॉर्म है, ठीक है। तो वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अनदर फॉर्म, ठीक है, ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है, आपसे सब जानते हैं, है ना, बहुत विख्यात और बहुत लोकप्रिय स्टेटमेंट है इसका, सभी जानते हैं। मैं बोलूँगा तो आप एकदम बताने लग जाएंगे। क्या होता है? ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, ठीक है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डेस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। बात समझ में आई? ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो इसका स्टेटमेंट, ठीक है, मैंने बताया आपको। तो इसका स्टेटमेंट देते हैं, इसका स्टेटमेंट तो मैंने आपको बताया। इसका स्टेटमेंट क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का? मैंने कहा अनदर फॉर्म है। ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? इसकी अनदर फॉर्म है, दूसरा रूप है, क्योंकि ये नियम कहता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, ना उत्पन्न होती, बल्कि वो संरक्षित रहती है, कंजर्व्ड रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो ये नियम भी यही कहता है कि जितनी एनर्जी आप किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को दोगे ना, उतनी एनर्जी का एक एक का हिसाब ले लो हमसे। आपने यदि कुछ धन मुझे दिया है तो उसका एक एक का हिसाब ले लो, है ना, इस तरीके से कि मैंने कितना पैसा कहाँ खर्च किया है, ठीक है। किसी ने किसी को कोई चीज़ दी तो उसका एक एक पूरा हिसाब कि ये इतना यहाँ खर्च हुआ, इतना यहाँ खर्च हुआ, इतना यहाँ खर्च हुआ। तो फिर क्या हुआ? जितना दिया था उतना ही खर्च हो गया। तो जो दिया हुआ है वो खर्च सब दोनों क्या है? बराबर हैं। तो इसका मतलब है कुछ नष्ट थोड़ी ना हुआ है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला है, ठीक है। चीज़ कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? ये नियम कहता है कि एनर्जी कांस्टेंट रहती है, बल्कि ना तो उसे नष्ट किया जा सकता है, ना ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में, दूसरे रूप फॉर्म में, है ना। और ये नियम क्या है? ये कह रहा है कि यदि आप कुछ एनर्जी, है ना, हीट एनर्जी यदि आप किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को देते हो, एनर्जी, है ना, तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर जो खर्च होंगी एनर्जी, ठीक है, उसका एक एक का हिसाब होगा। और हिसाब कैसे होगा? देखो, इसका स्टेटमेंट लिखने के लिए आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे, एक्सप्रेशन, और वो ये है dq बराबर है dw प्लस du। देखो, इस स्टेटमेंट से ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेटमेंट दिया जा सकता है इस एक्सप्रेशन की हेल्प से। कैसे? dq क्या है?
डी क्यू वो एनर्जी है जो आपने दी किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को। क्लियर है? तो अब आपने तो दे दी डी क्यू एनर्जी, तो वो खर्च कहाँ की उसने, थर्मोडायनेमिक सिस्टम ने। तो भैया सुनो ध्यान से, ठीक है, खर्च हुई कुछ तो वर्क करने में, सिस्टम के द्वारा वर्क किया जाता है, ठीक है, तो कुछ तो खर्च हो गई वर्क करने में, और वर्क कैसे होगा क्या होगा वो सब बातें आगे, ठीक है। तो वो जो एनर्जी गिवन टू द थर्मोडायनेमिक सिस्टम थी, जो आपने थर्मोडायनेमिक सिस्टम को दी, उसमें गति की निकाय को दी गई जो ऊर्जा है, वो कुछ, उसका कुछ भाग तो खर्च हो जाएगा सिस्टम के द्वारा वर्क करने में, और जो बचा हुआ भाग है एनर्जी का वो इंटरनल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। समझ गए भाई? किसी ने हमें मान लो 1000 रुपये दिए, तो मान लो हमने 500 रुपये या 700 रुपये, 700 मानो, 700 रुपये खर्च कर दिए कुछ काम करने में, है ना। तो 300 जो बचे हैं वो फिर हम अपने आप सेविंग के रूप में रख सकते हैं। तो वो सेविंग जो मैं 300 बता रहा हूँ ना, वही इंटरनल एनर्जी है। तो मान लो जितनी एनर्जी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को आपने दी थी, तो कुछ का तो वर्क कर दिया, और जो बची हुई है वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम ने अपने पास रख ली है सेविंग के रूप में। उस सेविंग को ही आप कहते हैं इंटरनल एनर्जी, और वो मैंने अभी आपको पढ़ाई है इंटरनल एनर्जी किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की क्या होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, देखो क्या आएगा, द एनर्जी, ठीक है, द एनर्जी, कौन सी एनर्जी भैया, जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम को दे रहे हो, गिवन टू द थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ठीक है, द एनर्जी गिवन टू द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अच्छे से दिख रहा है? चलो, द एनर्जी गिवन टू द थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ठीक है, वो एनर्जी जो दी जाती है किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को, द एनर्जी गिवन टू द थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ये है डी क्यू, ठीक है। ब्रैकेट में लिखना चाहो लिख दो, डी क्यू इज इक्वल टू, किसके बराबर है, इसके अनुसार ही तो लिख रहे हैं लैंग्वेज, इज इक्वल टू यानी बराबर है किसके, द सम ऑफ, है ना, या इज इक्वल टू ऐसे कह लो कि सम है इसका और इसका, या ऐसे कह लो कि जो एनर्जी है वो खर्च होती है, खर्च हो जाती है इस रूप में और इस रूप में, तो ऐसे कह लो। तो द एनर्जी गिवन टू द थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज यूज्ड, माने खर्च हो जाती है, ठीक है, इज यूज्ड टू, क्यों खर्च होती है, देखो वर्क करने में खर्च होती है एक तो, है ना, तो इज यूज्ड टू वर्क, ठीक है, इज यूज्ड टू वर्क मतलब टू डन द वर्क, ठीक है, या टू डू द वर्क, करने की वर्क क्या है, डू, डू माने करना होता है ना, तो टू डू द वर्क। क्लियर है? एक तो खर्च हो जाती है, इज यूज्ड माने खर्च हो जाती है, टू डू माने करने में, द वर्क माने कार्य करने में, ठीक है, किसके द्वारा, बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा एक तो कार्य करने में खर्च हो जाती है बाय द सिस्टम, एंड और खर्च हो जाती है, एंड टू इंक्रीज बढ़ाने में, क्या बढ़ाने में, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। मान लो उसकी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी 5 थी, अब 10 और मिल गए, जो बची हुई है तो 15 हो गई, बढ़ गई नहीं, ठीक है। तो एंड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने में, एंड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, ठीक है जी। और इंटरनल एनर्जी किसकी है, तो ये भी सिस्टम की है, ऑफ द सिस्टम। बात समझ में आई? तो मैंने कहा वो एनर्जी गिवन टू द थर्मोडायनेमिक सिस्टम, जो किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को दी जाती है ना, इज यूज्ड माने खर्च होती है, टू डू द वर्क, वर्क करने में, है ना, वर्क करने में खर्च होती है। तो यहाँ क्या लिखो, डी डब्ल्यू, वर्क करने में खर्च होती है, ठीक है, और किसके द्वारा, सिस्टम के द्वारा, यहाँ लिख दो डी डब्ल्यू, है ना, एंड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, और आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने में, किसकी, सिस्टम की, डी यू। तो बात समझ में आई? तो दैट इज करके आप लिख सकते हो डी क्यू बराबर है आपका डी डब्ल्यू प्लस डी यू, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। एक बार इसके हिंदी और सुन लीजिए, हिंदी क्या हो जाएगी, हिंदी ये हो जाएगी, किसी निकाय को दी गई ऊर्जा, ठीक है, उस निकाय के द्वारा किए गए कार्य तथा उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने में व्यय होती है, खर्च होती है, ठीक है। तो इसकी हिंदी हो जाएगी। और ये नियम किसका है, यह नियम यानी ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम
ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के नियम का एक अन्य रूप है, ठीक है, या ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी देखो ऊर्जा संरक्षण का नियम कह रहा है कि भैया एनर्जी नष्ट नहीं होती, यहाँ भी देखो नष्ट नहीं हो रही है। आपने DQ दी तो एक एक का उसके पास हिसाब है कि इतना मैंने खर्च किया वर्क करने में और इतनी मैंने इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में खर्च किया, तो नष्ट कहाँ हुई है, काम हुए हैं। और जब कार्य हो रहा है तो फिर डिस्ट्रॉय कहाँ हो रही है चीज़ें, उसके बदले में कुछ मिल तो रहा है ना। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नियम का पालन करती है, ठीक है। कर लोगे इसे। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी अभी थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। जैसे ही उनके एग्ज़ाम होंगे तो फिर थोड़ा अच्छे से स्पीड से चलेंगे। और बाकी आप अपना स्नेह बरसाएं, कमेंट्स किया करें, बताया करें जो भी आपकी क्वेरी है या जो भी आप, ठीक है, कुछ भी जो भी मन में होती हैं बातें बताया करें कमेंट्स के माध्यम से। और अधिक से अधिक अपने साथ के स्टूडेंट्स को वीडियो को शेयर किया कीजिए, ठीक है। और साथ में एक विशेष रूप से आग्रह है, जो आज मैंने आपसे किया है उसका भी आप, है ना, मैं आशा करता हूँ पालन करेंगे, क्योंकि वो आपके हित की बात है ना। मेरा तो उससे कोई स्वार्थ नहीं है, वो तो केवल आपके हित की बात है। तो जो पालन करेगा और तो फिर उसे लाभ भी मिलेगा अलग ही, तो आप उस चीज़ को मानेंगे। और बीच बीच में मैं आपसे, है ना, कुछ निर्देशन देता रहता हूँ, बल्कि निर्देशन नहीं कहता, देखो मैं एक विनम्रता का भाव के तहत कहता हूँ, जिसे मैं आग्रह कहता हूँ, ठीक है। निर्देशन तो ये हुआ दूसरे को डायरेक्ट करना कि आप ऐसे करो, हमारे डायरेक्शन में चलो, नहीं, मैं आपसे आग्रह करता हूँ क्योंकि आपके हित की बात है ना। तो विनम्रतापूर्वक कर लेनी ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि युवा पीढ़ी, है ना, बड़े तीखे तेवर वाली होती है ना। तो आपसे आग्रह किया जाता है, इसलिए तो आप लोग मानेंगे। और अच्छे से मैं एक आग्रह और करता हूँ कि चीज़ों को साथ साथ तैयार करते चला करो, है ना, तब बहुत अच्छा समझ में आता है, ठीक है। मैं इस बारे में बात कर चुका हूँ अपनी प्रीवियस क्लास में। तो आप लोग इन चीज़ों को माना करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।